नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में गठबंधन के लिए राष्ट्रीय लोकदल और सपा आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी की आज राजधानी लखनऊ पहुंचने की सूचना मिली। बताया भी जा रहा है कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव से उनके आवास पर मुलाकात के बाद सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल हो चुका है। यूपी के चुनावी रण में इस बार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के एक साथ मिलकर लड़ने की उम्मीदों को परवान देने की कवायद चल रही है। हालांकि दोनों गठबंधन की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। आपको बता दें, कहा यह भी जा रहा है कि 3 सीटों पर बात अटकी हुई थी, जो कि क्लियर हो चुकी है। और अगर ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी तो शाम तक 6 से 7 बजे का वक्त है, तब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ठंडी बढ़ रही है, शीतलहर आ रही है, वैसे वैसे यहाँ का सियासी पारा गर्माता जा रहा है। आज मैं इस समय यहाँ पर अखिलेश यादव के आवास पे खड़ा हुआ हूँ। ये अखिलेश यादव का आवास है, पूर्व मुख्यमंत्री है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जैसा कि कहा जाता कि आपके पार्टी में किस पार्टी के साथ जल्द ही राष्ट्रीय लोकदल तालमेल करेगा। राष्ट्रीय लोकदल वो पार्टी है कि जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली वो पार्टी है जिसका पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट बेल्ट में अच्छी पकड़ है। और इसमें तमाम चर्चाएं चल रही थी कि वो कितनी सीटों पर मुद्दा होगा, क्या होगा। ऐसी तमाम जो चर्चाएं थी, इनको आज विराम तकरीबन मिल जाएगा, क्योंकि जयंत चौधरी अभी मौजूद है, इसी आवास में है और इसी आवास में अखिलेश यादव से चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के बाद तय होगा कि कितनी सीटें उन्हें मिलेंगी और कितनी सीटें। ये हो सकता है कि इनके ये चर्चा का दूसरा चरण है। इसके पहले भी एक मुलाकात इनकी फार्मस हो चुकी है। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि जल्दी वो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा करेंगे कि जयंत चौधरी के साथ उनका तालमेल हो। अब देखने की बात है कि आज तालमेल के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कल। अमन के साथ जनता टीवी के लिए अनिल के अंकुर, लखनऊ। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर किदवई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि जिस तरीके से हलचल देखने को मिल रही थी, कहा यह भी जा रहा है कि 30 सीटों पर लगभग सहमति बन चुकी है। 3 सीटों पर पहले बात अटकी हुई थी, वो 3 सीटें क्लियर हो गई हैं, 30 पर सहमति बनी है। हालांकि जिस दौरान गठबंधन की चर्चाएं शुरू हुई थी, 40 का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा था, लेकिन अब ब्रेक जो है 30 पर लगता नजर आ रहा है। देखिए, कई उतार चढ़ाव इस बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिले हैं। आरएलडी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ पहले भी चुनाव लड़ चुकी है और 2017 में, उसके बाद एक बार फिर उनके साथ आने की चर्चाएं तेज हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो किसान बिल थे उसको लेकर पश्चिम यूपी में काफी उठापटक मची हुई थी और वहां पर विरोध भी काफी देखने को मिल रहा था, लेकिन अब किसान बिल वापस हो चुके हैं और ऐसे में अब फिर से आरएलडी का समाजवादी पार्टी के साथ आने की संभावनाएं लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। और आज आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी लखनऊ में मौजूद हैं और माना जा रहा है कि सीट को लेकर उनकी चर्चाएं हो रही हैं। अखिलेश यादव ये अखिलेश यादव का आवास है, जहां पर काफी देर से बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी मौजूद हैं और इस बीच उनकी इसी सीट को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। और फिलहाल जो उत्तर प्रदेश के जो पश्चिम इलाका है वहां को लेकर भी इस बात की चर्चाएं हैं कि अखिलेश यादव विजय रथ लेकर भी पश्चिम यूपी की ओर रुख करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो पश्चिम यूपी है, अभी पूर्वांचल तक की बात हो रही थी, पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात हो रही थी, उसका श्रेय लेने के लिए होड़ मची हुई थी और अब कहीं ना कहीं जो पश्चिम यूपी है, अब उधर कहीं ना कहीं अब जो पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां हैं, उनका रुख दिख रहा है। बिल्कुल, सियासी पार्टियों का रुख दिखता नजर आ रहा है पश्चिम की तरफ। और पश्चिम में इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रीय लोकदल की जितनी बेहतरीन पकड़ है उतनी ज्यादा किसी की भी नहीं है। क्षेत्रीय दल हालांकि है। क्या ये माना जाए तौकीर कि पहले ही ऐलान हो चुका है कि गठबंधन तो होगा, क्या सीट को लेकर के किसी तरह का कोई मनमुटाव हो सकता है क्या? क्योंकि जिस दौरान गठबंधन की चर्चा शुरू हुई थी, 40 सीटों का जिक्र लगातार हो रहा था। 40 के बाद 30 पर मामला अटका है। शिवपाल यादव भी कह रहे हैं 100 सीटें हमको दे दो और इसमें तमाम लोगों को जोड़ लो। तो गठबंधन इतना आसान नजर आता है क्या सीटों के बंटवारे के साथ में?
देखिए, जयंत चौधरी की नजदीकियां अभी कुछ समय पहले अगर देखा जाए तो उनकी कुछ नजदीकियां कांग्रेस के साथ भी नजर आई थी, लेकिन कांग्रेस ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव के मैदान में होंगी। तो कहीं ना कहीं आरएलडी के लिए भी अब एक ही ऐसी पार्टी है जो पूरी तरह से मैदान में है, जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई लड़ रही है, वो समाजवादी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं आरएलडी की भी मजबूरी है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ ही गठबंधन करे। तो इसीलिए भी अब जो सीटें हैं उसको लेकर जो मनमुटाव है उसको दूर करना भी दोनों पार्टियों के लिए जरूरी हो जाता है। और आरएलडी क्योंकि पुरानी सहयोगी रही है समाजवादी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं उनके साथ संभावनाएं ज्यादा थी। तो फिलहाल इस तरह की जो आप हलचल है, जो आज आवाज जो अखिलेश यादव का है वहां पर आप देख रहे हैं ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यही एक ऐसा मौका है जहां पर हम दोनों को निर्णय लेना है और जल्द ही भी फैसला सामने आएगा कि ये जो दोनों पार्टियां हैं, ये सियासी पार्टियां, ये सामने आए और खुले तौर पर बताएं कि कितने सीटों पर सहमति बनी है। और पश्चिम यूपी तक ही इस आरएलडी का अपना दबदबा है, तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि पश्चिम की सीटों पर ही ज्यादा। तौकीर, जिस दौरान आप अखिलेश यादव के घर के बाहर खड़े हैं, उनके घर के अंदर की मुलाकात की कुछ तस्वीरें तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की ये मुलाकात है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मुलाकात हुई, क्या बात हुई और कितना बंटवारा, कितनी हिस्सेदारी और कितनी संतुष्टि, यही वो तमाम सवाल और जवाब हैं जो इस गठबंधन के ये गठबंधन कितना परवान चढ़ता है इस बात को तय करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास लखनऊ में आज एक मंच पर साथ नजर आए हैं। दरअसल राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव पर लिखी हुई एक पुस्तक का राजनीतिक मंच पर विमोचन हुआ और ये कार्यक्रम लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया था। आपको ये बता दें कि अखिलेश यादव की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो वहीं पुस्तक का लोकार्पण कवि कुमार विश्वास ने किया। सपा संस्थापक मुलायम सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे और मंच से लोगों को संबोधित भी करते नजर आए। जीवन भर के सफर, जीवन भर की तपस्या, मंच पर कोई व्यक्ति इस शीर्षक के साथ सहकार कर सकता है राजनीति के पार, वो हम अकेला आदमी हूं, क्योंकि मैं सचमुच पार खड़ा हूं। भाई जिन्हें बता के आया था उन्होंने पार खड़ा कर दिया, और जो दूसरे पार के लोग हैं वो सोच रहे हैं कि इधर आ जाए तो अच्छा है। तो मैं प्रोफेसर साहब को बहुत बधाई देता हूं कि हम और आप ही पार खड़े हुए हैं। लेकिन वानप्रस्थ के बाद प्रोफेसर साहब ये समर आपको अभी इस बात की अनुमति नहीं देता कि आप राजनीति के पार खड़े हों। राजनीति युग धर्म है, उसकी नब्ज पर उंगलियां रखना हर सचेत आदमी का काम है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे कवि हो। आप चूंकि राजनेता हैं, आप पार्टी में हैं, आप राज्यसभा की शोभा है, तो आपका उत्तरदायित्व भी है। थकान आपके लिए अपेक्षित नहीं है। ये पूरे के पूरे एक साथ हैं, इसी भावना के साथ आप रहेंगे तो हमारे देश का विकास होगा, कोई रोक नहीं सकता है। आज हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ी पहचान बन गई है, बहुत बड़ी पहचान बनी। जब मैं गया था अभी जब पोलियो दौरे पर, तो वहां जाकर के हमें बुलाया गया। जब बुलाया गया वहां पर, तो जब मैं बोला तो मैं नहीं सोचता था कि इतना मेरा स्वागत होगा। सबने दलों ने स्वागत किया और लोकसभा में आप पढ़ेंगे कार्रवाई में सबने हमारा स्वागत किया। तो मैंने सोचा, और आज इसीलिए हम देख रहे थे जो हम लोग चाहते थे वो आज दिखाई दे रहा है। अब आज आपको हिंदुस्तान के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। राजनीति के उस पार जो शीर्षक है किताब का, क्योंकि माइक पीछे अच्छा नहीं था, सुन नहीं पा रहा था कि क्या किसी ने कहा होगा, लेकिन जो मैं समझ सकता हूं इतनी किताब पढ़ने के बाद और इतने लोगों के इसमें विचार आए हैं, यह न केवल समाजवादियों को प्रेरित करेगी किताब, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी और नौजवानों को प्रेरित करने का काम करेगी। और कभी कभी हम नए लोग सोचते हैं कि राजनीति के उस पार, जवाब यही आता है कि राजनीति के उस पार क्या है, वह राजनीति।
और अगर हम राजनीति में उस पार क्या है, तो जो समय बता रहा है वो यही है कि समाजवादी सरकार। तो भले ही कार्यक्रम पुस्तक विमोचन का था, लेकिन यहाँ भी निशाना साधने से चूके नहीं है अखिलेश। राजनीति के उस पार उनको समाजवादी पार्टी नजर आती है, यानी कि समझ लीजिए इशारा 2022 है। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के तौर पर विकसित हो रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर को होना तय हुआ है। एयरपोर्ट का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। शिलान्यास से आने पहले सीएम आज जेवर एयरपोर्ट शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सीएम यहां अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे, जिसके बाद जेवर एयरपोर्ट की तैयारियों का निरीक्षण भी होगा। कार्यक्रम को लेकर रूट तैयार किया जा रहा है। 25 नवंबर को इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीएम योगी के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत राज्य सरकार के मंत्री और अन्य दिग्गज भी शिरकत करेंगे। स्पर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश के हिस्से में आएगा, बड़ी उपलब्धि है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसका शिलान्यास 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और इस एयरपोर्ट की जो किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं अंतिम चरणों में, क्योंकि तैयारियां हैं, उसका निरीक्षण करने के लिए जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है समारोह स्थल सभा स्थल जो है पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो वहां पर जो है तमाम अफसरों से भी वो जानकारी लेते हुए जो है नजर आएंगे कि किस तरीके से अभी तक जो तमाम चीजें हैं वो जो है देखने को मिली और कितने जो है समय में ये जो एयरपोर्ट है वो पूरा लगभग जो है तैयार हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिन जो है बचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है वो अब से कुछ ही देर बाद की बात की जाए तो वो जो है पहुंचते हुए नजर आएंगे और तमाम चीजों की जो है जानकारी लेंगे कि कितनी जो चीजें हैं वो अब तक जो पूरी हो चुकी है और कितना वर्क जो है पेंडिंग वहां पर देखने को मिला है, क्योंकि 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस एयरपोर्ट का शिलान्यास करना है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्पर्श अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ किदवई नगर के नामदेव गुरुद्वारे के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कानपुर के दक्षिण क्षेत्र के साकेत नगर में नवनिर्मित पार्टी कार्यालय में पहुंचे, जहां पूजन के बाद पार्टी कार्यालय समेत प्रदेश के 9 जिलों के कार्यालयों का ऑनलाइन यानी कि वर्चुअल उद्घाटन किया गया। मंच पर सभी वरिष्ठ नेता, मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, हम सब लोग रोजाना की भागदौड़ में विषयों की विशेषता समझने से चूक जाते हैं। घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते कि उसमें कितना पसीना बहा है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धेय अटल जी ने एक बात कही थी, हीन राजनीति मौत का फंदा होता है। मानवता की रक्षा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करके सेवा इस संगठन का मंत्र देने के लिए उन्होंने जो प्रेरणा प्रदान की, आज उसका परिणाम है कि हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सहायता थी, या फिर राजनीतिक दल में केवल एक राजनीतिक दल था जो इस सेवा के कार्य के साथ जुड़ा था। उस आपदा काल में वह भारतीय जनता पार्टी मात्र थी और भारतीय जनता पार्टी आज जन विश्वास की प्रतीक बनी है। ये उसी का कारण है, उसी का परिणाम है कि हर एक पायदान पर ऊपर चढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी निरंतर एक बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ने की दिशा में कार्य कर रही है और आज एक 8 कार्यालयों का उद्घाटन उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर बदल डालो, कोई जिला बिना कार्यालय के नहीं होना चाहिए और मॉडर्न होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। अमित भाई ने इस काम को आगे बढ़ाया और उसी काम को मैं भी आगे बढ़ा रहा हूं। आज मुझे खुशी है कि देश में 432 कार्यालय बन करके तैयार हो गए जो काम में जुटे, और यहां भी आपने आज 62 का आंकड़ा पार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में भी 62 कार्यालय बन चुके हैं और दिसंबर तक 7 कार्यालय और बन जाएंगे। 69 कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं।
साहब को कोई समझाए कि कार्यालय से सत्ता बनती है, विकास नहीं बनता। शाम को 5 बजे उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि चुनावी मौसम को देखते हुए ये बैठक बेहद खास होने वाली है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर राज्य सरकार मुहर लगा सकती है। इसके अलावा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों को लेकर के भी कैबिनेट बड़ा फैसला कर सकती है। तो वहीं इसके अलावा कैबिनेट बैठक में प्रदेश के खिलाड़ियों को लेकर बड़े तोहफों का ऐलान हो सकता है। तोहफे क्या होंगे, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी। उन्होंने कहा कि खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति को नवनिर्मित करेंगे, यानी कि नए सिरे से बनाई जाएगी। इसमें कई खेलों में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा का वादा होगा। राज्य की नई खेल नीति में राज्य के खिलाड़ियों के लिए हित का प्रावधान होगा, आरक्षण का प्रावधान होगा, फिटनेस, डाइट, आवास, प्रोत्साहन और पुरस्कार में नई व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। अजीत हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत, जिस दौरान मेरी सुबह आपसे बातचीत हो रही थी तो हम लगातार चर्चा कर रहे थे खेल नीति और देवस्थानम बोर्ड, क्योंकि इस समय पे दो ही ये ऐसे विषय हैं जिस पर चर्चा होना बहुत जरूरी भी है और सबकी निगाहें भी हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक विषय है, वो है भू कानून की मांग भी पुरजोर तरीके से चल रही है। तो क्या इन तीनों विषयों को प्रमुखता से बैठक के दौरान रखा जा सकता है क्या अजीत? बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले आने हैं और अब से कुछ ही देर बाद यानी 5 बजे से राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी। उम्मीद है कि सरकार आने वाले समय को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए कई बड़े फैसले ले सकती है। आपने ठीक कहा, उत्तराखंड प्रदेश की इस वक्त की अगर सियासत की बात की जाए तो सीधे तौर पर देवस्थानम बोर्ड को लेकर गर्मा रही है, तो वहीं भू कानून भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो सरकार की पूरी कोशिश होगी कि इन दोनों ही मुद्दों को मैनेज किया जाए और तमाम जो आरोप प्रत्यारोप विपक्ष की तरफ से इसमें लगाए जा रहे हैं, देवस्थानम बोर्ड को लेकर तमाम पंडा पुरोहित समाज सीधे मुखालफत किया हुआ है सरकार की, तो ऐसे में कैसे इनको मैनेज किया जा सकता है, इनको लेकर चर्चाएं लगातार होती रही हैं। हालांकि कैबिनेट में दोनों ही मुद्दे आ जाएंगे या नहीं, इसको लेकर क्लियर नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरकार के स्तर से लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग हो रही है, बातचीत हो रही है। तो उम्मीद यह है कि आने वाले समय में, आज की अगर कैबिनेट बैठक में भी ये मुद्दा आता है या नहीं आता है, लेकिन जल्द ही सरकार दोनों ही बड़े मुद्दों को, चाहे फिर भू कानून की बात हो या फिर देवस्थानम बोर्ड की बात हो, इन दोनों ही मुद्दों को लेकर बड़े निर्णय यहाँ पर ले सकती है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार लगातार कह रही है कि 30 नवंबर से पहले इसको लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। जो एक कमेटी बनाई गई है देवस्थानम बोर्ड को लेकर, उसकी सेकंड रिपोर्ट आनी बाकी है, उसका इंतजार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि अंतरिम रिपोर्ट उसकी मिल चुकी है सरकार को, लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट है वो अभी नहीं मिली है। और भू कानून की अगर बात की जाए तो उसको लेकर भी यहाँ पर युवाओं ने काफी यहाँ पर प्रोग्राम किए, काफी चीजें उन्होंने युवाओं को खेल नीति के जरिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लक्ष्य पर सामने लाने की तैयारी है। लेकिन भू कानून भी एक विषय है जिस पर युवाओं की जो मांग है पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को अहम बनाने के लिए। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग के साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने मंत्रियों के आवासों का घेराव किया। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के बाहर तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड भंग करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी करी। नारेबाजी कर रहे तीर्थ पुरोहितों को मंत्री सुबोध उनियाल ने समझाने की कोशिश तक करी। सुबोध उनियाल ने कहा तीर्थ पुरोहितों को धैर्य रखना चाहिए। केदारनाथ दौरे के दौरान उन्होंने तीर्थ पुरोहितों को 30 नवंबर तक देवस्थानम बोर्ड को लेकर फैसला लेने की बात कही थी। देवस्थानम बोर्ड को लेकर बनी कमेटी जल्द ही रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत करेगी, जिसके बाद सरकार अपना निर्णय सुनाएगी। देखिए, मैंने उनको यही कहा कि थोड़ा उनको भी ढाढ़स से रहना चाहिए, इस तरह उतावलापन नहीं होना चाहिए। 30 नवंबर हम बकायदा मुख्यमंत्री जी और मैं जब हम केदारनाथ गए थे मोदी जी के दौरे से पहले, तो बकायदा उनको बोल के आए कि 30 नवंबर को सरकार निर्णय ले लेगी। तो अभी 30 नवंबर आने में समय है, पूरा 7 दिन का समय बाकी है। ध्यानी जी को कह दिया गया कि तत्काल वो रिपोर्ट प्रस्तुत करें और ध्यानी जी की रिपोर्ट आने की इमीडिएटली उसके बाद हम लोग इसे फैसला ले लेंगे। चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड उत्तराखंड प्रदेश का बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है, जहां तीर्थ पुरोहित बोर्ड भंग करने की मांग के साथ मंत्रियों के आवासों के बाहर शीर्षासन करते हुए नजर आए। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना रहा कि देवस्थानम बोर्ड बनाने का फैसला बीजेपी सरकार ने बिना किसी सहमति के किया है। तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद भाजपा के लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने भी तीर्थ पुरोहितों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार को देवस्थानम
बोर्ड पर पुनर्विचार करना चाहिए और हकूकधारियों की जो मांग है उसको दोबारा से देखना चाहिए। वहीं दिलीप रावत ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि सरकार ने पूर्व में देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था, वह हकूकधारियों के हित में बनाया गया था। मैं समझता हूं कि देवस्थान बोर्ड को जो है दोबारा से इसकी समीक्षा करके और दोबारा से ही जो अगर अति आवश्यक हो, अगर समझें कि इनके अति अहित हो रहा है तो निश्चित रूप से समाप्ति कर देना चाहिए। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।